कार सुबह की बात सुनो सरकार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, पिछले 2 महीने से हाई कोर्ट में कोरोना को लेकर सुनवाई चल रही है। शुरुआती दौर में चक्रधारी सिंह की बेंच ने तो यहां तक कह दिया था कि राज्य में जो स्थिति है उस स्थिति में राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को सेना को सौंप देना चाहिए। तल्ख टिप्पणी, लगातार तल्ख टिप्पणी आ रही थी। प्रशासन से सवाल हो रहा था, सरकार से सवाल हो रहा था। फिर अचानक बेंच बदला और चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बेंच गठित हुई और उसके बाद लगातार सुनवाई हो रही है। आज फैसला सुनाया गया कि हम 2 महीने की सुनवाई का फलाफल क्या है। याद करिए, बक्सर में जो डेड बॉडी मिला था गंगा के पानी में तैरते हुए, उसको लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। पटना के आयुक्त संजय कुमार का अग्रवाल का जो रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट मौत के आंकड़े को कुछ और कह रहे थे। चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दिया था उनका आंकड़ा कुछ और कह रहा था। आंकड़ों का कालाबाजारी इस तरीके से आगे बढ़ा कि कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा कि आप पोर्टल बनाइए और पोर्टल पर तमाम जिनकी भी मौत हुई है कोरोना से, उनका नाम पता सब कुछ उस पोर्टल पर डालिए। पोर्टल अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। ये सरकार है, ये सियासत है और ये समझदारी है कि अगर एक संस्था दूसरे संस्था के आदेश का अनुपालन न करे, वो भी संवैधानिक संस्था हो, जिनकी जिम्मेवारी है कि प्रशासन को निर्देशित करे, प्रशासन को जिम्मेवार बनावे, ये उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन अभी तक पोर्टल पे कुछ भी काम नहीं हुआ। बीच में आंकड़े बदले थे मौत को लेकर। हाईकोर्ट ने बड़ी खुशी जाहिर की कि देखिए, हमारी लगातार कोशिश की वजह से ही सरकार सही आंकड़ों की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आज आखिरकार जब फैसला आया तो उसमें यही कहा कि भाई अभी तक पोर्टल अपडेट नहीं है और किसी भी पब्लिक का जो राइट है सूचना प्राप्त करने का, संवैधानिक राइट, उस राइट का अनुपालन नहीं हो रहा है बिहार में। चलिए, ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन के बाद हाईकोर्ट का ये आदेश आया है और इस आदेश के बाद अब हम चलिए दूसरी खबर पर हम अब बात करेंगे। ये खबर हाईकोर्ट से जुड़ी हुई खबर थी। अब हम खबर की शुरुआत कुछ अन्य खबरों से करते हैं जिसको लेकर आज दिन भर सुर्खियां बनी रही। वो खबरें, इन खबरों पर अब शुरुआत करते हैं। तो जरा देखिए क्या है जजमेंट में खास। ग्राफिक्स के जरिए जरा आप भी समझिए और सोचिए कि इस 2 महीने के मैराथन सुनवाई के बाद परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, क्योंकि लगातार इस पर सुनवाई हो रही थी। जरा देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए क्या है। हर एक चीज़ों को दिखाने की कोशिश हुई है। राज्य में चल रहे डिजिटल पोर्टल पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कोर्ट में आंकड़ों को सही तरीके से अपलोड करें, ये सारी चीज़ें सामने आ रही कि क्या खास जजमेंट का हिस्सा रहा है। लेकिन इस जजमेंट को जिस तरीके से कोर्ट के द्वारा जारी किया गया, 2 महीने का वक्त लगा है इस जजमेंट को सामने आने में। अब इसका क्या असर दिखता है ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तारीख पे तारीख चलती रही और नतीजा यही है, इस पोर्टल को आप अपडेट कीजिए। सूचना का अधिकार पाने का राइट हर भारतीय नागरिक को है। उस राइट के तहत आपको बताना होगा कि कोरोना से किन किन लोगों की मौत हुई है, कहाँ के वो रहने वाले हैं, ये आपको पोर्टल पर अपडेट करना होगा। 2 महीने का यही मैराथन सुनवाई का नतीजा है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। जी हाँ, मुश्किल में फंसे बाबा, FIR भी दर्ज हुआ है और आज पूरे बिहार में या यूं कहें पूरे देश में मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं, बाबा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर OPD का, मरीजों के काम का बहिष्कार उन्होंने किया कि मरीज देखने के काम का उन्होंने बहिष्कार किया है। पटना की ये तस्वीर है, देखिए कुर्सियां खाली है। PMCH की ये तस्वीर है, देखिए मरीज, मतलब कहीं न कहीं इस हड़ताल से काम बाधित करने की वजह से परेशानी मरीज को ही हुई है।
जरा सुनिए कि बाबा के खिलाफ ये गुस्सा क्यों है। 12:30 बजे तक मरीजों को 12:30 बजे के बाद अगर कोई पेशेंट आता है फीवर चला के आएगा तो हम लोग देखते हैं। सुबह से पीएम से पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं कोरोना के, नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे ही बहुत कम है, नॉर्मल डे में भी कम। 12:30 बजे के बाद यानी काम आप लोग अगर उसके बाद आ जाता है तो देखते हैं हम लोग। ऐसे भी ड्यूटी रहता है 1:30-2 बजे तक आता है, आउटडोर जब तक चलता है टाइमिंग पे अगर आ जाएगा 12:30 तो देखते हैं। इसमें कहना है कि बाबा रामदेव जी ने तैयार है मॉडर्न मेडिकल साइंस को स्टूपिड कहा है और उनका कहना है कि जो कोरोना का इलाज हो रहा है एलोपैथिक दवाई से लोग मर रहे हैं। आपको पता है 2 कारण से हम लोग इसमें हैं। एक तो है कि जो रामदेव जी जो बोले जा रहे हैं कुछ डॉक्टर अगेंस्ट में स्टूपिड साइंस उसके विरुद्ध में। दूसरा है कि हम लोग वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, जो डॉक्टरों को जो बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, क्लिनिक तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। तो मुश्किल में है बाबा। और एम्स में जो भारत सरकार की संस्था है, एम्स के डॉक्टर भी आज ओपीडी का ड्यूटी नहीं किए, वो हड़ताल पर है। तो जरा देखिए एम्स के डॉक्टर जो हड़ताल पर बैठे हैं उनका क्या कहना है। आईएमए का प्रोटेस्ट था, उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं। 9 से 1 बजे तक हम लोगों ने ओपीडी बंद कर रखा है। ये सांकेतिक हड़ताल है। क्या है, आए दिन डॉक्टरों पे हमला होते रहता है। हम लोग हमेशा हड़ताल करते हैं लेकिन सरकार कोई कानून नहीं बना रही है। बस फूल बरसा देने से जो शहीद हुए हैं डॉक्टर, उनकी श्रद्धांजलि नहीं हो जाती है। कि जो आपकी जान बचाता है आप उसे ही मारने की ओर जा रहे हैं। ये और कुछ नहीं, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना है। मैं समाज के हर बुद्धिजीवियों को जो मुझे सुन रहे हैं इसके माध्यम से, मैं बस यही बोलूँगा कि कौन गलत है कौन बुरा है, इन चीज़ों पे आप ना जाएं। हमारी डिमांड सुने। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर हमेशा सही होते हैं। आज के डेट में ये स्थिति है कि जब कोई मरीज हमारे पास सीरियस होने लगता है तो उस वक्त हम लोग को दिमाग में एक तरफ तो चलता है कि इसको कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसके लिए कर दिया जाए, इसको बचा लिया जाए। लेकिन एक दिमाग का हिस्सा इधर अटका होता है कि कहीं अभी मारपीट ना हो जाए, कहीं इनके अटेंडेंट बीच में ना घुस जाएं। तो इस तरह का जब आपका दिमाग 2 हिस्सों में बटा रहता है, आपको हमेशा एक ये भय रहता है कि मतलब अटेंडेंट आएंगे अभी हमारे साथ मारपीट शुरू कर। मतलब दोनों इश्यूज को लेकर ये लोग आज ओपीडी का बहिष्कार किए हैं। बाबा तो हैं ही, साथ साथ कोरोना काल के दौरान जो डॉक्टरों की मौत हुई है उस मौत को लेकर भी जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर भी नाराज़गी है। फिर इस दौरान मरीज के परिजन और डॉक्टर के बीच कई जगह से खबरें आई हैं। वैसे अमूमन इस तरह की खबरें आती रहती हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, इस हड़ताल का कितना असर पड़ा है ओपीडी पे? पहले दिन का ये जो हड़ताल देखने को मिला, सुबह से ही जो मरीज पीएमसी से पहुंच जाते हैं, रजिस्ट्रेशन वहां पे कराना इम्पोर्टेंट ये एक विषय है, ये प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से गुजर कर ही जो है डॉक्टर तक पहुंचा जाता है। रजिस्ट्रेशन काउंटर 12:30 बजे तक जो है बंद रहे थे। वहां पे स्टाफ थे मगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे। डॉक्टर भी अपने चैम्बर में बैठे हुए थे मगर वो देख नहीं रहे थे। सीधा उनका ये जो आईएमए का कॉल था, उस कॉल पर उन्होंने पूरा समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आईएमए का जो निर्देश आया उसको हम मानते हुए कार्य करेंगे। मगर कहीं न कहीं रामदेव और आईएमए के बीच जो विवाद चल रहा है, डॉक्टरों के बीच विवाद चल रहा है, उससे आज पटना के लोग, बिहार के लोग हलकान हुए हैं। मरीज के लिए दिखाने के लिए जो उनके लोग आए हुए थे वो बैठे हुए थे, मरीज भी बाहर बैठा हुआ। कुछ ऐसे बच्चे भी जो जिनसे हमारी बात हुई, जिनको चोट लगी हुई थी, उनका इलाज भी नहीं हुआ। जो है उन्हें देखने के लिए जो डॉक्टर बैठे हुए थे, अपने चैम्बर में रहते हुए भी जो इलाज नहीं हुआ। लोगों में थोड़ी सी इसकी नाराजगी है क्योंकि एक विषय रामदेव और जो डॉक्टरों के बीच में जो चल रहा है उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ। और बीच बीच में जिस तरह से आईएमए का कॉल हो रहा है, आज पहला ये जो पटना में जो देखने को मिला, पीएमसी का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहाँ पे जो मरीजों की संख्या होती है हजारों में होती है और वो भीड़ जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठी रही थी, इंतजार करते रह रही थी कि अब काउंटर खुलेगा। बहुत सारे लोग जहानाबाद से आए थे, आसपास के जिले से पहुंचे हुए थे लोग, क्योंकि पीएमसी ऐसा अस्पताल है जहाँ पे इलाज भी अच्छी हो जाती है और लोगों को निःशुल्क दवा भी लगभग मिल जाता है। तो इसको जो बता रहे थे कि किस तरीके से बाबा के और डॉक्टर के विवाद की वजह से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। अब बिहार के अलग अलग हिस्सों से हम आपको दिखाते हैं
कि इस प्रोटेस्ट का क्या असर पड़ा। ये किशनगंज की तस्वीर है जहां डॉक्टर कैंपस में ही बाहर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेगूसराय को भी हम दिखाएंगे कि बेगूसराय में क्या प्रोटेस्ट की स्थिति रही है। बेगूसराय में भी डॉक्टर आगे आए और पूरे बिहार से और झारखंड से ये खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर आज 1 बजे तक, मतलब ओपीडी 1 बजे तक ही चलता ही है, ओपीडी का उन्होंने बहिष्कार किया। ये बेगूसराय की तस्वीर है। डॉक्टर जो आंदोलनकारी हैं उनको संबोधित कर रहे हैं कि वजह क्या है। रामदेव बाबा के साथ साथ और जो वजह रही है उस वजह को लेकर वो आंदोलन पर। ये तस्वीर आप नालंदा से देख रहे हैं जहां डॉक्टर अपने कैंपस से बाहर निकलकर सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन की खबरें बिहार और झारखंड की कई जिलों से ये खबरें आई हैं। चलिए अब हम दूसरी खबर पर हम अब चलते हैं। बात हम बाढ़ की करते हैं। जी हाँ, हालांकि नेपाल के तराई इलाके में बाढ़ की स्थिति बारिश की वजह से जो बिगड़ती थी उसमें थोड़ी राहत की खबर है। पिछले 48 घंटे से ज़ोरदार बारिश नहीं हो रही है, थम के बारिश हो रही है, लेकिन अब आज शाम के बाद मौसम विभाग का जो कहना है कि बारिश तेज हो सकती है और इस वजह से परेशानी बढ़ सकती है। खास करके 4,12,000 क्यूसेक पानी जो बीर बराज से जो छोड़ा गया था, वाल्मीकि नगर बराज से, वो पानी अब गोपालगंज तक पहुंच चुका है और उसका फैलाव गोपालगंज और मोतिहारी के इलाकों में होने लगा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन साथ मिलकर वैसे तमाम जो सड़क या जमींदारी बांध थे जिनसे पानी को बाहर निकाला जा सकता है उसको उन्होंने काट दिया है। इस वजह से अभी फ़िलहाल उस तरह का दबाव तटबंध पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन गांव-गांव में पानी फैल चुका है। आप देख रहे हैं गोपालगंज की ये तस्वीर है, किस तरीके से सामने पूरी घर जो दिख रहा है आपको, पूरा गांव डूबा हुआ है। तो ये स्थिति बनी है और फ़िलहाल अभी भी खतरा बरकरार है, क्योंकि ये मानसून की पहली बारिश है। ये इस तरीके से 15 जून से लेके 15 अक्टूबर तक ये स्थिति बनी रहती थी। ये मोतिहारी की तस्वीर है, आप देख लीजिए कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। लोग तटबंध को सुरक्षित बनाए रखने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ये स्थिति अभी गंडक के कारण जो है, गंडक के जल स्तर में लगातार वृद्धि की वजह से हुई है। लेकिन हालांकि अभी अब वाल्मीकि नगर बराज की बात करें तो 2 लाख के करीब क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अब स्थिति पहले वाली जो आज से 48 घंटे पहले जो स्थिति थी वो स्थिति अब नहीं है। जरा गांव के लोगों का क्या, जो बाढ़ प्रभावित इलाके के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। पता ना इस समय किस आस्था में 13 जून 2021 को यहाँ पर भूमि पूजन हुआ और बांध भरने की प्रयास हो रही है। जो यह योजना लूट खसोट की सारी योजना बन रही थी, आज देख रहा है लोग कि मौसम मानसून आ गया 13 जून को, फिर भी योजना को लूट खसोट के लिए कल शाम से रात तक बहुत तेज़ी से पानी बढ़ा है, अभी भी बढ़ना जारी है। हो सकता है शाम से कम हो, लेकिन इस समय बहुत भयावह स्थिति है। लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। नाव जो सरकारी नाव उपलब्ध कराया गया है वो थोड़ा सा बेहतर नहीं है, प्राइवेट नाव को भी लगाया गया है ताकि लोग अपना आवश्यक खाद्य सामग्री ले जा सके घर पर, और कई घरों में पानी घुस चुका है। चलिए, ये तस्वीर छपरा का है। मतलब आप अमूमन उत्तर बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, इन इलाकों में, सुपौल, मधेपुरा इलाकों में बाढ़ की चर्चा होती थी, लेकिन ये 1-2-3 वर्षों से ये एक ट्रेंड बदला है। गंडक की वजह से आपको गोपालगंज, मोतिहारी, छपरा, सिवान का जो इलाका है उन इलाकों में बड़ी तबाही होने लगी है। तो ये स्थिति है। और इस बार जो चीज़ें सामने आई हैं, जबकि 15 मई तक काम पूर्ण हो जाना चाहिए फ्लड फाइटिंग का जो भी काम है, लेकिन इस बार वो काम 13, आप सुन रहे थे कि 13 जून तक काम भूमि पूजन शुरू हुआ। तो आप इस तैयारी से आप बाढ़ को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि प्री मानसून में भी बारिश हुई है, मानसून भी 2-3 दिन पहले बिहार में दस्तक दे दी। अब जिस तरीके से बारिश हो रही है 19 और 21 तारीख तक येलो अलर्ट है, तो उस स्थिति में और भी स्थिति बिगड़ेगी। और ऐसे में जो हमारी तैयारी है वो तैयारी साफ दिख रहा है कि तटबंध बचाने के लिए जमींदारी बांध को काटना पड़ रहा है। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं कि देखिए अब किस तरीके से पुलिस के लिबास में
आप घर की महिलाओं को ये समझना चाहिए कि आप जेवरात पहन के बिहार में अभी भी कहने को सुशासन है, कहने को कानून का राज है, लेकिन आप इस महसूस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आप सुन सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद कि किस तरीके से पुलिस के भेष में आके एक शादी समारोह में जा रही महिलाओं के साथ उनका सारा जेवरात उतार लिया। हम दिखाएंगे खबर, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जरा इस खबर को एक संदेश के सहारे समझिए। अमूमन महिलाएं वट सावित्री के दिन भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, शादी समारोह में या फिर किसी अपने परिजनों के रिश्तेदार के यहाँ कोई समारोह होता है तो उसमें पूरी जेवरात के साथ वो पहनकर बाहर निकलती है। बिहार है, कहने के लिए कानून का राज है, कहने के लिए आप कह सकते हैं कि सुशासन है, लेकिन इतना आप समझिए कि बिहार में आज भी आप अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम नहीं हैं, तो फिर इस तरीके से जेवरात पहनकर जाने की जरूरत नहीं है। जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि परिवार के साथ गृह प्रवेश में वो लोग जा रहे थे, पुलिस के भेष में आया और गृह पर देख लीजिए सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और एक एक महिलाएं के जेवर उन्होंने उतार दिया कि आप जेवर पहन के क्यों रास्ते में जा रहे हैं, आगे लूट हो जाएगी तब आप हमको पुलिस दीजिए। ये ठीक फतुहा थाना से थोड़ी दूर पर हुआ, पुलिस की वर्दी में। दुस्साहस देखिए। और उसके बाद महिलाओं के सारा जेवरात, लाखों की जेवरात वो लोग उतार के फरार हो गए। तो ये आप इस तरीके से समझिए कि किस तरीके से जो कह रहे हैं कि कानून का राज, वो राज नहीं है। वो चीज़ें अभी भी हमारे आपके जेहन में वो चीज़ें नहीं आई हैं कि हम सम्मान करना सीखे हैं कि या नहीं सीखे, हम सम्मान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना या अपराध करना लगता है जैसे हम बिहारियों के डीएनए में है। बात बात पर फतुहा से इसी तरीके से खबर आई कि एक मुंबई से आए, पिछली बार लॉकडाउन की वजह से गांव में ही रहना शुरू किए, बकरी पालन शुरू किए, मछली पालन शुरू किया, और क्या हुआ, उसके मछली में जहर डाल दिए, बकरी को मार दिए, मुर्गा को मार दिए। मतलब अजीब तरह का कह सकते हैं कि डीएनए हम लोगों का है। अपराध करने में जैसे कि या कानून को तोड़ने में जैसे लगता है कि हमें गर्व महसूस होता है। चलिए हमारे साथ परमानंद जुड़ चुके हैं। परमानंद, ये पूरा वाकया क्या है, कैसे इस घटना को पुलिस की वर्दी में, वो भी, और पुलिस की वर्दी ऐसा नहीं है कि पहले से उन्हें पता होगा कि इस रास्ते से गृह प्रवेश में कि समारोह में शामिल होने के लिए महिलाएं जा रही हैं, उनसे हमको जेवरात उतरवा लेना है। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। ये घटना कैसे घटी है और कहाँ घटी है, पूरी विस्तृत जानकारी हम चाहेंगे परमानंद। देखिए सर, तो सर ये तो खैर कहना मुश्किल है कि पहले तो ये प्री प्लानिंग था, लेकिन जिस तरह से जो आज घटना घटी है, एक अजीबोगरीब घटना है। ये थाना से महज 1 मास की दूरी पर ये घटना घटी है और वहाँ पर जैसा कि बताया, हवाई जो रिक्शा होता है उसी पर 2 महिला और 1 पुरुष जा रहे थे। ये नोहटा इलाके से अपने जो नया घर बनाए थे, वो पुराने घर को छोड़कर पूजा पाठ की सामान लेकर वो जा रहे थे दूसरे घर पर। वहाँ पर एक पुलिसकर्मी जैसा होता है कि खाकी वर्दी में था और उसे रुकवाया कि, और रुकवाने के बाद उससे पूछा कि आप इतना जेवर पहन कर जो जा रहे हैं, कोई छीन लेगा तो। इस पर लोगों ने सोचा कि जो महिला थी वो सोचा कि पुलिस हमें समझा रहा है, और वो खोल कर अपने पति को दिया। पति को जब जेब में रखा तो उसके बाद जो सिपाही बने हुए थे वो उनसे मांगे कि लाइए गहने का जो नंबर है वो नंबर हम नोट करेंगे, और उस नंबर में नोट करने के लिए वो हाथ में लिया, और हाथ में लेते ही उसके एक सहयोगी बाइक वहीं पर लगाए हुए थे और सहयोगी के पास एक बाइक पर बैठा और चंपत हो गया। और ये घटना मुश्किल थाना के पास का ही घटना घटी है। तो इसमें यही लग रहा है कि सर पहले तो वो हाथ लगाए हुए थे कि इसमें जरूरत पहन के जा रहा है, इसको कहाँ पर चेकअप करना है, और ये पहले तो कहीं किया गया था। जी परमानंद जुड़े रहे थे जो बता रहे थे किस परिस्थिति में लीड हुई। जी हाँ, झारखंड से ये खबरें आ रही हैं, किसान के मुद्दा पर बीजेपी का हल्ला बोल चल रहा है। खेत खलिहान में उतरकर किसान के समर्थन में बीजेपी आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ पंजाब और देश के किसान आंदोलनरत हैं, उसके समर्थन में बीजेपी खड़ी नहीं है, लेकिन झारखंड में बीजेपी खड़ी है। वजह
धान की जो खरीदारी है उसका भुगतान समय पर नहीं हुआ है, गेहूं को लेकर खरीदारी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, किसानों को राज्य सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो लाभ मिल रहा है वो लाभ अभी तक नहीं मिला है। इन सब मुद्दों को लेकर आज पूरे प्रदेश में बिहार बीजेपी के विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, तमाम लोग खेत खलिहान में उतरे और धरना प्रदर्शन किए। जरा देखिए अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आई हैं, देवघर से भी खबर आई है, जरा देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक धरना पर बैठे हैं और क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। उसके बाद सीधे हम चलेंगे अपने रांची संवाददाता संदीप के पास और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में किसान को लेकर ऐसी कौन सी जागृति आ गई। जरा अलग अलग जिलों से जो खबरें आई हैं, जरा पहले उस पर देख लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर के संघर्ष कर रही है। इस खेत के माध्यम से हम इस जन विरोधी जो सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ हम आंदोलन करने का आह्वान कर रहे हैं। और आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि किसानों के ने अपने उत्पादित धान नवंबर में बिक्री की थी, उसके पैसे अभी तक नहीं मिले। जब तक इनका भुगतान नहीं हो जाएगा, जब तक जो इनका ओलावृष्टि से, प्राकृतिक आपदा के वजह से जो इन लोगों का जो क्षति हुआ है, लाखों लाखों किसानों का हमारे क्षेत्र में, जब तक उसका भुगतान नहीं हो जाए। जो किसान के यहाँ धान का उपज बहुत अच्छा हुआ था, किसान बहुत खुशी के माहौल में थे और सरकार ने धान खरीदा था, किसान बहुत खुशी थे कि अब धान का हम बिक्री कर दिए सरकार के पास, पैसा हमको बहुत सुंदर तरीके से समय पे मिल जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि 8 महीने बीत गए, किसान धान बो रहे हैं, आपके सामने धान का बीड़ा लोग छींट रहे हैं, ख्याल चला रहे हैं, लेकिन किसान आज हतोत्साहित हैं, बहुत निराश हैं, लाचार हैं, बेबस हैं कि आज तक किसानों का धान का क्रय मूल्य सरकार ने किसानों को देने का काम। सियासत और इसी सियासत को समझने की जरूरत है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बीजेपी के खिलाफ वाली सरकार, मतलब केंद्र की सरकार के खिलाफ धरना पर बैठे हों कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो जारी रहना चाहिए। नए कृषि कानून में उनका कहना है कि ये इसका प्रावधान नहीं है। और झारखंड में सरकार विपक्ष की है तो बीजेपी कह रही है कि भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जबकि जो राशि है उस राशि में केंद्र सरकार की भी बड़ी भूमिका रहती है, उनका भी सहयोग रहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदारी करने में। चलिए हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं रांची से। संदीप, क्या है पूरा मामला? किसानों को क्यों नहीं मिल पाई है पूरी धान क्रय केंद्र में जो उन्होंने धान दिया है उसका भुगतान क्यों नहीं हो पाया? क्या है ये पूरा मामला? यदि आज की पूरी बात करें तो बीजेपी जहां पूरे राज्य भर में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है किसानों के हक को लेके, और कहीं ना कहीं वह सरकार पे आरोप लगा रही है कि जो धान की क्रय, जो धान किसानों से खरीदे गए थे उसका जो मूल्य है अब तक किसानों को नहीं मिला है। यही वजह है कि आज पूरे राज्य भर में जो बीजेपी के बड़े नेता हों या छोटे कार्यकर्ता, सभी किसानों के खेत पे जाके 8 बजे से 11 बजे तक प्रदर्शन किए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका भुगतान किया जाए। वहीं दूसरी ओर यदि बात करें तो इस कार्यक्रम के तुरंत बाद ही राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कांग्रेस भवन में ही संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि जो किसानों से धान की क्रय खरीदारी की गई है उसका एक किस्त उन्हें चुका दिया गया है। और जिस तरह से जो बीजेपी अभी प्रोटेस्ट कर रही है, तो बीजेपी 1 साल से, यदि कोरोना काल की बात करें तो बीजेपी किसानों के हित में क्यों नहीं खड़े हुई थी? आखिर किसानों के लिए जो राज्य सरकार है वही काम कर रही थी। ऐसे में बीजेपी को उन 1 साल जो कोरोना काल था उस समय भी उनके हक की बात करनी चाहिए थी, पर वे अपने घरों पे थे। और अब जब कोरोना खत्म हो रहा है तो वे सड़कों पे निकल के इसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है या फिर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी बीजेपी पे आरोप लगाया है कि वे किसानों के हित में नहीं, वे सिर्फ राजनीति कर रहे
रहे हैं, किसानों को उनका हक मिल रहा है। जो भी किसानों से जो धान की खरीद हुई थी उनका एक किस्त भुगतान कर दिया गया है और जो भी शेष पैसा बचा हुआ है उसकी जल्द भुगतान होगी। और कहीं ना कहीं जो प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसानों को देखते हुए जो सरकार है कई तरह की स्कीम चला रही है ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। यदि इन 1.5 सालों की बात करें तो किसानों को अधिक से अधिक पंजीकृत किया गया है ताकि केसीसी के माध्यम से बहुत बहुत लोन धन्यवाद। दिया हमारे जाए। साथ और संदीप जुड़े हुए थे रांची से, जो कह रहे थे कि कृषि मंत्री ने कहा कि ये पूरी तौर पर निराधार है, भुगतान हुआ है और भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और इसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों सरकार की राशि के सहारे भुगतान होती है। कोरोना की वजह से ये परेशानी हुई है, शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा किसानों को। अगर किसानों को लेकर उनको उतना ही दर्द था तो पूरे देश के किसान जो सड़कों पर थे उस समय वो खामोश क्यों थे? जरा सुनिए इस मौके पर हम कृषि मंत्री जो झारखंड के कृषि मंत्री हैं उनका क्या कहना है। लेकिन ऐसी बातें देखने को नहीं मिली। यदि मिलती तो साधुवाद हम देते और धन्यवाद कहते। लम्हों में खता होती है, सदा सदियां पाती है। ये दौर शायद ही फिर कभी जीवन में आएगा। राजनीति करने के प्लेटफॉर्म और भी आएंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पहली बार समय से पहले 1 महीना पहले बीजों का वितरण शुरू किया गया और अभी तक कुल लक्ष्य के 68.29% बीज का वितरण किसानों के बीच हो चुका है। मांग बढ़ी है, 44,000 क्विंटल से 50,000 क्विंटल तक का लगभग का आंकड़ा हम छू रहे हैं। और भी किसानों को जरूरत पड़ी तो हम आगे जा सकते हैं। यदि राष्ट्रीय NSC जो सर्वोत्तम बीज कंपनी है, राष्ट्रीय मानक पर है, राष्ट्रीय कंपनी है, वो हमें बीज देने में चलिए अल्टीमेटली केंद्र सरकार पर ही कह दिया कि बीज देंगे तो हम बीज देने के तैयार हैं। जब जागो तभी सवेरा। जी हाँ, पहले लहर के बाद हम फूल बरसाए, थाली पीटे, क्या क्या नहीं किए, जश्न मनाए कि हमने तो कोरोना को जीत लिया। लेकिन दूसरी लहर ने वो तमाम दावों की धज्जियां ही नहीं उड़ाई। दूसरी लहर ने हमें एहसास दिलाया कि इस कोरोना से लड़ने के लिए हम तैयार ही नहीं थे। ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत हुई, रेमडेसिविर जैसी दवाओं को लेकर मौत हुई, सड़कों पर मौत हुई। देश का कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो परिवार इस कोरोना का दंश नहीं झेला हो। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो अपनों को नहीं खोया होगा। चलिए अब देर से ही सही, जब जागो तभी सवेरा। एम्स पटना बिहार के तमाम डॉक्टर्स और बाकी जो टीम के सदस्य हैं उनको तीसरी लहर के लिए ट्रेन कर रहे हैं और ख़ास करके वेंटिलेटर चलाने की विधि क्या हो सकती है, संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, खास करके वेंटिलेटर को लेकर कि भाई प्रधानमंत्री केयर फंड से राज्य के तमाम अस्पतालों में ICU बेड और वेंटिलेटर पहुंच गए, लेकिन चलाने किसी के पास किसी को नहीं आ रहा है। उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है एम्स के द्वारा, एम्स के डॉक्टरों के द्वारा। आप देख रहे हैं, सीधी आप वीडियो देख रहे हैं, दिखाया जा रहा है कि कैसे वो चलेगा। वेंटिलेटर का क्या इस्तेमाल कैसे करें, उस दौरान पेशेंट का किस तरीके से आपको उस पर नज़र बनाए रखने, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार कोरोना काल के दौरान जो देखने को मिला कि सब कुछ रहते हुए भी हम अपने लोगों को बचा नहीं सके। तो चलिए देर से ही सवेरा हुआ और एम्स ने इस तरीके के बिहार के तमाम जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको ट्रेनिंग करने का फैसला लिया और ये ट्रेनिंग लगातार चलती रहेगी। एम्स पटना में ये ट्रेनिंग की आज से शुरुआत हुई है। चलिए अब